खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। ये बजट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमने पूरी एक सीरीज़ प्लान की है बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए और बजट आने तक ये सीरीज़ जारी रहेगी। अपने पहले प्रोग्राम में हमने टैक्स कलेक्शन पर बात की थी। टैक्स कलेक्शन के अहदाफ क्या रखे गए, कितने हुकूमत हासिल कर पाई, कोरोना के बायस कितना कोरोना जो है वो इन पर अहदाफ पर कितना असरअंदाज हुआ, यानी कोरोना अगर नहीं आता तो क्या होता, और अगर कोरोना आया है तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है, और फिर ये कि आइंदा बजट में टैक्स कलेक्शन के अहदाफ कितने होने चाहिए। इस पर हमने बहुत तफसील से बात की और साथ ही साथ अपने पहले प्रोग्राम में हमने जीडीपी के हवाले से भी बात की कि उसकी शरह क्या है, क्या रहेगी और उसका हदफ आइंदा दिनों में क्या होना चाहिए, आइंदा बजट में क्या होना चाहिए। कल का प्रोग्राम हमारा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था क्योंकि उसमें शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए नैब वहाँ पर पहुँची हुई थी, तो हम उस पर लाइव रहे। हमारा प्रोग्राम आज जो हम कर रहे हैं वो दो मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पर हम बात करेंगे। गर्दिशी कर्जे जो दर्द सर बन गए हैं हुकूमत के लिए, तकरीबन 2000 अरब को ये छू रहे हैं, 1900 अरब के गर्दिशी कर्जे हो गए हैं और इसमें 20 अरब रुपए का माहाना इजाफा हो रहा है जो कि एक रिकॉर्ड है। ये दर्द सर हुकूमत का कैसा ख़त्म होगा, गर्दिशी कर्जों से कैसे जान छुड़ाई जाएगी, इसके लिए जो प्लानिंग हुकूमत ने की है स्कूक बॉन्ड जारी करने की और उससे 200 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं, वो कितना कारआमद होंगे और ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी, एक तो हम इस पर बात करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट उन्होंने जारी की है कोरोना के मईशत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि कैश फ्लो जो है वो फैक्ट्रियों का मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से, और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो दिवालिया हो सकती हैं, और अगर दिवालिया हो गई तो ज़र मुबादला के ज़खायर घट जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका असर जो है वो हमारे रुपए पे भी पड़ सकता है। अगर रुपए की कदर गिरती है तो जाहिर है इसका जो असर है वो बजट के ऊपर पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट को माहिरीन मुआशियात किस तरह से देख रहे हैं जो स्टेट बैंक ने जारी की है, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। फरहान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। और GS साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले GS साबरी साहब, ये एनर्जी पर पहले बात कर लेते हैं। ये ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं जो गर्दिशी कर्जे का मामला है? हुकूमत छोड़ के गई थी शायद 1300 अरब रुपए का, पिछली जो हुकूमत थी, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, अब 1900 अरब तक ये पहुंच चुके हैं। और ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इसमें 20 अरब रुपए का माहाना इजाफा हो रहा है और ये रिकॉर्ड इजाफा है। आपके ख्याल में हुकूमत इसके लिए क्या पॉलिसी बना रही है और ये स्कूक बॉन्ड्स की जो पॉलिसी है कितनी कामयाब लगती है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको ये बताऊं कि मैं पिछले 3 महीने से सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये बात कर रहा हूं और मैं मशवरे देता रहा हूं कि इस वक्त जो सबसे अच्छा मौका है कि ये जो सर्कुलर डेट है जिसको आप गर्दिशी कर्जे कह रहे हैं, इसको एलिमिनेट करने का। आप देखें कि अगर जिस वक्त ये प्राइस रिडक्शन हुई है, हमें इसको प्राइस रिड्यूस नहीं करनी चाहिए थी, हम इसको जो है ना अक्यूमुलेट कर लेते और जो सर्कुलर डेट है वो राइट ऑफ करते। सर्कुलर डेट राइट ऑफ करने के जो फवायद है मैं पहले कई बार तो बता चुका हूं क्योंकि अब टाइम कम है। बट आप ये देखिए कि हम जो ये कहते हैं कि जी कीमत कम करके ये होगा और ये होगा, आप देख लीजिए कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है। कहीं भी कोई इस वक्त जो है ये जो कीमतें कम हो ही नहीं सकती बाकी कंज्यूमर आइटम की, जब तक कि हम मुल्क पे और एज ए कौम और एज ए हम लोग ना खुद सीरियस ना हो। अब आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 से ले दही हो रही है बजाय इसके को खुशी हो। और अक्सर आप देखें कि आपने तो ज्यादा मीडिया को पता है कि जब लोग ये बात करते हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं, हमें तो रेट्स कम होने चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा इसका एक इफेक्ट होता है जो कि हमें भी बेस्ट अल्लाह ना करे कि और कीमतें आगे कम हो, क्योंकि ये तो एक और फिर तबाही होगी। तो वी आर बेस्ट बस इन ए वे लेकिन अभी भी सर्कुलर डेट कम करना बहुत जरूरी है और इससे जो होता है ना कि एक एतमादी जो है ना इन्वेस्टर्स को आती है, इसलिए हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। मैं आपको यहाँ पर सर्कुलर डेट से हट के, ये तो मैंने बता दिया जो मैं पिछले 3 महीने से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई कीमतें जो है ये पेट्रोलियम प्राइसेस ना कम करे। इससे देखिए रिफाइनरियों को भी फायदा होता है, इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी फायदा होता है। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूं, किसी के इंटरेस्ट में नहीं कर रहा कि रिफाइनरीज की ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि नेचुरली कोई भी कंपनी प्रेशर भी था ना शायद हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही थी कि जनाब पेट्रोल 50 रुपए लीटर पर आप लेकर आए। शहबाज शरीफ साहब भी उस पर स्टेटमेंट्स दे रहे थे, ऑपोजिशन का एक दबाव भी था। अभी भी हुकूमत को तनकीद ये हो रही है कि जनाब आपको मार्केट में जितना सस्ता मिला है उतना आपने पूरा का पूरा फायदा आवाम को शिफ्ट नहीं किया। ये तनकीद अभी भी
भी हुकूमत को हो रही है, तो सियासी तौर पर भी शायद हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो कि वो पूरे का पूरा जो है वो उसको सर्कुलर डेट उतारने के लिए इस्तेमाल कर ले, इस रिलीफ को जो उसको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है, और आवाम को शिफ्ट ना करे। असदुल्ला साहब, जहां हुकूमत इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है, ये थोड़ा सा ये एक इसके ऊपर हिम्मत करें। असल में क्लैरिटी होनी चाहिए, और कंसेप्ट क्लैरिटी। जब तक आप आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम कोई भी बात नहीं कर सकते। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो हम ये फैसला ना कर सके। तो ये इस वक्त, और ये हुकूमत है क्योंकि इसके मैलिफाइड इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये हुकूमत अगर नहीं कर सकेगी, जो कि बिल्कुल ही 100% पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, उसके हिसाब से ये चीज जो है ना, ये कभी भी नामुमकिन, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होगी। सर, इसका एक पहलू और भी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का, जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जो फर्क पड़ा है महंगाई पर, वो 8.5 से आ गई है गालिबन 8.2, यानी ये शायद एक माइनर डिफरेंस है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये लीटर तक कमी हुई है। तो जितनी कमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुई है, उस तरह से महंगाई कम नहीं हुई। तो अगर महंगाई कम नहीं हो रहा, तो शायद उन टर्म्स में इकोनॉमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, अगरचे इससे अवाम को रिलीफ ज़रूर मिला होगा कुछ ना कुछ। तो आपके ख्याल में क्या आप इत्तफाक करते हैं साबरी साहब की इस बात से कि हुकूमत को सर्कुलर डेट उतारने के लिए ये रकम इस्तेमाल करनी चाहिए थी, ये फ़ायदा जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको इस्तेमाल कर सकती थी गवर्नमेंट? मैं पूरे एहतराम के साथ ये कहता हूँ कि मैं 100% इख्तलाफ करता हूँ, मुझे इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो हमारे मुल्क में 70 साल से हो रहा है कि टैक्सों की चोरी होने दें, एमनेस्टी दें प्रॉपर्टी पर 1.5% के ऊपर, यानी जिन्होंने चोरी के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई है उनको कह दीजिए आप 1.5% दे दें और आपका ख़त्म माफ़ हो गया। इस तरीके से हुकूमतें नहीं। जी, तो आप इसका हल क्या समझते हैं सर? फिर ये सर्कुलर डेट का क्या होगा? सर्कुलर डेट का ये होगा कि जब आप ये देखिए कि जिस पर 10 नुकाती हिकमत अमली इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले अनाउंस की थी, जो आपने भी बहुत डिस्कस की थी, तमाम मीडिया पर डिस्कस की थी, तो जरा सा वो जो देख लेना कि क्या बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि उन वजूहात को दूर किया जाएगा जिन वजूहात की बिना पर सर्कुलर डेट पैदा होता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी 480 अरब रुपए एडजस्ट कर दिए थे। तो ये तो बिल्कुल एमनेस्टी स्कीम की तरह है कि आप एमनेस्टी देके करते हैं और उससे ज्यादा काला धन पैदा हो जाता है। तो पहले अगर आप उस वजूहात को दूर नहीं कर रहे, अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि हर महीने बढ़ रहा है, तो आप ये आवाम को कुचल के एक मरतबा करेंगे, वो फिर दोबारा पैदा हो जाएगा। तो मसले का हल ये नहीं है। अगर मसला आपको ये देखना है कि पेट्रोलियम लेवी का, मैं आपको बताऊं, देखिए हम रिकॉर्ड पर देखने क्या है। अब से कुछ महीने पहले 8 रुपए लीटर था, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, पेट्रोलियम लेवी। आज उसको आपने 30 रुपए कर दिया, 22 रुपए आपने बढ़ा दिया और 1.5% पे आपने प्रॉपर्टी दे दी। अब से जनवरी 19 में मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम पे जीएसटी जो था मिनिमम 0.5% था, आज आपने उसको 17% कर दिया। तो क्या ये हमारा फार्मूला ये है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में 70 साल के बाद भी ये टैक्सों की चोरी होने दें, एमनेस्टी देते चले जाएं, काला धन को बढ़ने दें, मईशत को दस्तावेजी न करें, और जो 4,500 अरब रुपए का सालाना नुकसान टैक्सों की चोरी और मराद देने से हो रहा है, उसको या तो कर्जे लेके। डॉक्टर साहब, वो वजूहात क्या थी जिसकी वजह से ये जिसके जरिए ये सर्कुलर डेट खत्म होना था? आपने कहा कि हुकूमत ने अपना वादा किया था कि हम उन वजूहात को खत्म करें। वो करना क्या था हुकूमत ने जिसके नतीजे में सर्कुलर डेट को खत्म किया जाता, या इसको बढ़ने से कम रोका जाता, या इसमें कुछ कमी वाकई लाई जाती? वो क्या करना था जो नहीं किया हुकूमत ने? देखिए, जब एक तो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, हमने कोई कमी करने की कोशिश नहीं की। जो बिल टैक्स अदा नहीं हो रहे, जो टैक्स बिल अदा नहीं हो रहे, जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, उन सबको आप खाते में डालना चाहते हैं 22 करोड़ आवाम के। तो इस तरीके से नहीं हुआ करता है। मैं ये चाहता हूं कि पहले ये समझ दें पाकिस्तान में कि पेट्रोलियम लेवी जो है ये भत्ता है। उसका सबूत मैं आपको दे दूं। देखिए, एक जमाने में इसको बनाया गया था कार्बन टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने उसको बनाया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कौन सी पेट्रोलियम लेवी का तो मतलब ये होता है कि आप उससे नए कहें तलाश करें, आप तो टैक्सों की चोरी से बजट नुकसान पूरे कर रहे हो। जब सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो आपने उसको बना दिया पेट्रोलियम लेवी। अब मैं आपको बताऊं, इशरत हुसैन साहब उस पर जब गवर्नर स्टेट बैंक थे 2005 में, अब से 15 साल पहले उनके अल्फाज हैं, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि अगर टैक्स की चोरी रोक दी जाए तो पेट्रोलियम लेवी 0 हो जाएगा और जीएसटी जो है वो 5% पर आ जाएगी। ये उनकी तहरीरी चीज है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 साल के बाद भी टैक्स की चोरी भी बढ़ गई, पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ गया। तो इस तरीके से आप अपनी बरामदात को डिस्करेज करेंगे, मुल्क में महंगाई आती चली जाएगी और जो है बरामदात नहीं होने से कर्जों पर इंहिसार आपका बढ़ेगा। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पूरा फायदा कुछ लोगों ने नहीं पहुंचाने दिया, ट्रांसपोर्टर्स ने, दूसरे लोगों ने, तो ये तो सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, लोकल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमल न करने का नतीजा ये नहीं है कि आप दोबारा उसको रिवाई कर दें। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई और 8.5 से 8.2 पर आई है सिर्फ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये फैसला कर लें कि जनाब फिर पेट्रोल कम करने का हमें फ़ायदा नहीं है, पेट्रोल को बढ़ा दें। ये आपका एक ओपिनियन है, साबिर साहब का दूसरा ओपिनियन है। मैं ज़रा फरहान बुखारी साहब से इससे राय लेना चाहूँगा। बुखारी साहब, एक तो बात वाज़ेह है ना कि जहाँ पर बिलों की अदायगी नहीं हो रही वहाँ पर भी आप उसी तरह से अगर बिजली सप्लाई करते रहेंगे जिस तरह से आप उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर पूरे बिल अदा किए जा रहे हैं, तो सर्कुलर डेट ने तो बढ़ना ही है। आपके ख्याल में क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं कि सर्कुलर डेट तो कम खत्म हो? क्योंकि एनर्जी सेक्टर पर जब भी आप बजट बनाने के लिए जाएंगे तो ये 2000 अरब रुपए आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपको कोई पॉलिसी नहीं बनाने देंगे। फरहान बुखारी साहब जी, बहुत शुक्रिया भाई। बात ये है कि ये मामला सर्कुलर डेट से बहुत ज़्यादा वसी है और इसका ताल्लुक नए पाकिस्तान बमुकाबला पुराने पाकिस्तान से है। इमरान खान साहब ने 1.5-2 साल पहले जब उनकी हुकूमत आई थी तो उससे पहले उन्होंने डी चौक पे खड़े होके नारों की गूंज में बार बार वादा किया था कि वो बहुत बड़ा कोई इनकलाब लाने चले हैं। अब तो कुछ 2-3 महीने से ये कोरोना वायरस का मामला है, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान की मईशत की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब अगर साबरी साहब की जो बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर बिलफर्ज महाल वो हम मान भी लें 1 मिनट के लिए, तो सवाल ये है कि पाकिस्तानी मईशत का मुस्तकबिल अगर ये सॉल्व भी हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि फिर कोई और मामला निकल आएगा। यहाँ पे तो जो कहते हैं ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जड़ें तक हिली हुई हैं, वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत है और कोई नए और अहम फैसले करने की ज़रूरत है। और फिर फैसले सिर्फ टीवी चैनल्स की हद तक टिकर या ऐलानात की बात नहीं है, बल्कि फैसलों के नतीजे में कोई ठोस तब्दीली आए, कोई पता चले कि पाकिस्तान की सिमत कोई बेहतर एक डायरेक्शन में बदली जा रही है, बेहतर डायरेक्शन में, बेहतर सिमत में पाकिस्तान जा रहा है। अगर वो बात हो जाए तो फिर ठीक है, लोग कुर्बानियां देने को भी तैयार होंगे। अब शायद सिद्दीकी साहब का भी बिल्कुल कहना बजा है कि भाई सिर्फ आर्टिफिशियली यानी इन्हें कीमतों को ऊपर रख के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, आपको नहीं करना चाहिए। जो साबरी साहब ने फरमाया वो एक टेक्निकल सोल्यूशन तो है, लेकिन ये बात बनती नहीं। यहाँ पे तो मामला उससे बहुत ख़राब है। और अब कोरोना वायरस के पस मंज़र में जो बजट आ रहा है और आजकल जो अहदाफ हम सुनते हैं कि जी अगले साल के लिए फिर एक बड़ा हदफ रखा जाएगा टैक्स की कलेक्शन में, मुझे इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में कहीं भी सरकारी सतह पे ना तो तैयारी नज़र आती है, ना वो जज्बा नज़र आता है कि जिसके नतीजे में ये मुश्किल अहदाफ हासिल कर सकें। तो आज आप बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट की, तो कल 4 और मसले खड़े हो जाएंगे, उनका क्या होगा? ये तो सिलसिला बदकिस्मती से इसी तरह चलता रहेगा। ये सिर्फ सर्कुलर डेट का मामला नहीं है, ये एक मजमूई तौर पे बहुत बड़ी वबा है। और अगर कोरोना वायरस के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत बड़े ख़तरात लाहक हैं, तो पाकिस्तान को जो एक इकोनॉमिक वायरस एक घेरे हुए है, उसके भी नतीजे में बहुत बड़े मुल्क के मुस्तकबिल को, बका और सलामती को बहुत बड़े खतरात दरपेश हैं। और जब तक कि ये इनमें कोई ठोस तब्दीली नहीं की जाएगी तो फिर हालात कैसे बेहतर होंगे? राइट सर, बिल्कुल सही है। अब साबरी साहब, एक तो अगर आपके, चूंकि बाकी दोनों मेहमान आपके इस फॉर्मूले से इत्तफाक नहीं कर रहे, अगर आप इस सिलसिले में कुछ और दलाइल देना चाहें तो ज़रूर दे लीजिएगा। फिर मैं एक और सवाल आपके सामने स्कूप बॉन्ड्स के हवाले से रखना चाहता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस साथ रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं और एनर्जी आज हमारा मौजू है। जी साबरी साहब, एक तो जैसा कि मैं ब्रेक पर जाते हुए कहकर गया था कि अगर आप चाहें तो अपनी गुफ्तगू के हक़ में मज़ीद दलाइल दे सकते हैं, क्योंकि बाकी दोनों मेहमान आपके उस नुक्ते से इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे थे कि आप जो आपने तजवीज़ किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इस फ़ायदे को हुकूमत अपना सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया वो सुकूक बॉन्ड्स का है कि जिसमें उन्होंने 200 रुपये जमा किए और कहा यह जा रहा है कि ये महंगे कर्जों का मुतबादला और 10 साल में 19 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, ये बचत होगी। आपके ख्याल में ये कितना कारगर फार्मूला है जो हुकूमत ने अपनाया है? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो शाहिद भाई को मैं बहुत ही माजरत में ये कहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि ये कार्बन टैक्स पीडीएल में कन्वर्ट हुआ, ये बिल्कुल नहीं है। ये जब डीरेगुलेशन से पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट सरचार्ज था और जब 2001 में डीरेगुलेशन हुई तो ये पीडीएल हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पे कोई टैक्स वो नहीं है। हमेशा हर गवर्नमेंट पूरी दुनिया में एक टैक्सेशन लेती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो पहले तो इसलिए पीडीएल इज अ फॉर्म ऑफ अ टैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट। और मैं दूसरी बात यहाँ ये भी बताता चलूँ इस सिलसिले में कि मैंने ये नहीं कहा था कि जो यहाँ से सेविंग्स हैं वो मेन स्ट्रीम में या गवर्नमेंट की टैक्सेशन उसमें जाए। मैंने पहले 2-3 जैसे मैंने अर्ज की कि 3 महीने पहले से मैं ये कह रहा हूँ कि दे शुड हैव ए सेपरेट अकाउंट फॉर दैट। ये जैसे हमने सऊदी अरेबिया से क्रूड लाए थे जिस जमाने में न्यूक्लियर था, तो उस वक्त हमेशा देयर वाज ए सेपरेट अकाउंट विद द स्टेट बैंक और ये उसको ऑफसेट करने के लिए होगा। तो यहाँ पे जो है ना ये कार्बन टैक्स कन्वर्जन नहीं हुई, ये माजरत के साथ उनसे। और इसी तरह जो फरहान भाई ने कहा है कि जी एक मसला हो जाएगा तो दूसरा होगा, देखिए हम एक मसले के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, मुझे उससे अभी फिलहाल दूसरे मसले का कोई ताल्लुक नहीं। मेरा जो सवाल दिया गया आपकी तरफ से वो ये था कि जी हम सर्कुलर डेट कैसे डिक्रीज करें, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है ना अकोमुलेटेड है पिछले 10, 15, 20 साल से कि जो इन्फ्लेशन कॉस्ट हुई हैं, जो प्राइस इंक्रीज होती थी, वी वुड नेवर पास इट ऑन। एक तो ये था बेसिकली। दूसरा ये था चोर बाजारी, ये वो सारा का सारा जिसको हम ओन यूज एंड लॉसेज में इस पे कहते हैं, गैस थेफ्ट है, ये सारा इसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता गया। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। हम ये तो नहीं, इसके वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि जी हम बंद कर दें और कोई भी चीज नहीं हो, ये माजरत के साथ। अब मैं आता हूं आपके सुकूक बॉन्ड की तरफ से। देखिए सुकूक बॉन्ड्स की जो बात है, ये जो है ये गवर्नमेंट की प्रपोजल है, वो ठीक है। अब ये 20 साल के बाद या 10 साल के बाद हम इतना कर देंगे। आप देखें कि कितने अभी आपने फंड रेजिंग कर सके। आपने पहले भी मतलब अब आपसे मेरी मुराद है कि पिछले 2-3 साल में कई मरतबा ये अटेम्प्ट्स हुई हैं कि हम इस तरह की बॉन्ड रेज करें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई सिस्टम नहीं है कि हम बॉन्ड रेज, क्योंकि पब्लिक को अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में। और वो भी ये कहते हैं कि जी कितना डिप्रिसिएशन होगी। वैसे तो शायद भाई जैसे बंदों के सामने, इकोनॉमिस्ट के सामने मेरी क्या मजाल, लेकिन वो और मैं 200 अरब रुपए का इकट्ठा होना, ये बात अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है सर कि 200 अरब रुपए तो चले आपने इकट्ठे कर लिए, मगर मामला यहाँ 2000 अरब रुपए का है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। और फिर ये कि मामला सिर्फ 2000 का भी नहीं है, इसमें 20 अरब रुपए माहाना जो इजाफा हो रहा है वो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। तो ये सुकूक बॉन्ड, इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स, ये कितना कारगर रहेगा फॉर्मूला? ये आपने मुझसे पूछा है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जी। देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसका सुकूक जो है ये इस्लामी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कोई भी चीज जिसमें फिक्स इंटरेस्ट हो वो इस्लामी नहीं हुआ करता, ये तो बेकार की बात है। दूसरी बुनियादी बात तो आपने खुद बता दी कि देखिए इंटरेस्ट रेट दुनिया में गिर गए हैं। आपके जो दूसरे कर्जे हैं वो भी आप नए कर्जे अगर ले लें कहीं लो रेट इंटरेस्ट पर और पिछले अदा कर दें तो वो तो बचत तो हो जाएगी। ये कोई मसले का हल नहीं है। मैं असल में आपको बता दूं जो फरहान भाई बात कर रहे थे जरा उसको समझने की जरूरत है। हमारा मसला ये है, मैं बड़ा अहम आपको बात बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2019 में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो शायद 1.9% था, जबकि इनको विरसे में मिला था 5.2। तो ये जो 1.9 था ये 60 वर्षों में 5वां बदतरीन था। उस वक्त तो कोरोना नहीं था। फरवरी तक जो हमारा एस्टिमेट था कि 2% ग्रोथ होगी और LSM जो था वो माइनस जा रहा था। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें। लेकिन असल चीज़ जो है खराबी कहाँ है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए ऐसा था कि अगर आप अपना पिछला बजट निकाल के देख लें तो उसमें यह है कि FBR के रेवेन्यूज थे 5,555 बिलियन, उसमें से 3,255 बिलियन आपने सूबों को दे दिए। आपके पास बचते हैं 2,300 बिलियन टोटल, और सूद जो आपने अदा करना है वो 3,000 बिलियन का है और दफा जो है वो 1,100 बिलियन का है। तो 4100 तो ये हो गए।
अब जब मुल्क चलेगा ही नहीं तो फिर आप बेतहाशा कर्जे लेंगे, बजट खसारा कम करेंगे, तालीम का जो है बजट कम करेंगे, सेहत का बजट कम करेंगे, सर्कुलर डेट बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे। ये पूरा सिस्टम एक खराबी की तरफ ले जा रहा है। ये खौफनाक चीज़ है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, और अगर आप इजाज़त दें तो एक फिगर मैं आपको और दे दूं। जी जी। देखिए, पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान ने 165 अरब डॉलर का तिजारती खसारा दिखाया है। उसको आपने 111 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस से पूरा करने की कोशिश की है। अब वो रेमिटेंसेस खतरे में पड़ गई हैं। यूएई का आपको पता है कि 1 साल के लिए FATF ने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया है। तो आप ये पैसा अगर आप 50% भी सरमायाकारी की तरफ ले जाते तो आपका जो है वो सरमायाकारी बढ़ती तो मईशत गिरो हो जाती। चूँकि आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हैं तो बरामद कुनंदगान और सनतकार जो हैं सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपकी बरामदात तो बढ़ नहीं रही हैं, 2011 से नीचे हैं। अब आप इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं और तो फिर तफसीलात को आप ला रहे हैं 111 सबसेक्शन 4 से। 9 अरब डॉलर ला रहे हैं आप यूएई और सऊदी अरब से, जो कम होने जा रही हैं। FDI इस साल जो है और पिछले साल भी 2018 से कम था। ये वो खौफनाक चीज़ें हैं जिसकी तरफ फरहान भाई ने इशारा किया था। तो पहले तो आप ये देख लें कि हमारी ये चीज़ें अगर फीजिबल नहीं हैं तो फिर ये इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। अगर आपका बजट से सूद अदा नहीं होता, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, और 1600 अरब रुपए हमने सेहत और तालीम में इस साल भी कटौती की है, 1600। अब वो कोरोना आ गया तो फिर सवाल ये है कि दूसरे पेशेंट्स को आप निकाल रहे हैं, कोरोना को ले रहे हैं। 23 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे। आप ये कहते हैं कि मैं मकान बनाऊंगा, मैं कहता हूँ आप 2 कमरे के स्कूल बनाइए, उसमें डबल शिफ्ट कर दें, आप छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाएं, लोग जाके इलाज करें। ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क को आगे लेके जाएंगी। तो मेरा कहना ये था कि थोड़ी सी मेहरबानी करें इस मुल्क के साथ। और हम 1.9% ग्रो अगर पिछले साल किया था तो उसका मुझे कोई जवाब बता दें, क्यों हम गए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्यों नेगेटिव गया, टैक्सों की वसूली क्यों गिरी। तो मेरा कहना है ये मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। टैक्सों की वसूली का तो सर कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोरोना नहीं आता तो भी शायद हम जो है वो 4200 अरब रुपए सिर्फ इकट्ठा कर पा रहे थे, 5200 की बजाय। तो 1000 अरब का तो वहाँ पर भी आप सही कह रहे हैं। 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल फरवरी में था, फिर भी एक्सपेक्टेड अब 1600 का हो गया। तो 1000 तो कोरोना से पहले था ना। जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा फरहान बुखारी साहब, मसला ये है कि अब जब आप एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ वादे हमने IMF से किए होते हैं, और अगर ना भी किए हों तो वो हमें काम करने हैं। मिसाल के तौर पर अपनी ट्रांसमिशन लाइन पे काम करना है, अपने लाइन लॉसेस को ख़त्म करना है, अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। अब आप फर्ज करें सर्कुलर डेट उतार भी लेते हैं, वो जो पहले मैंने बात की कि आप जहां वहां पर भी बिजली दे रहे हैं जहां पर बिल आप जमा नहीं हो रहे, इसका मतलब वहां पर भी आपने एक सिस्टम नहीं बनाया हुआ। तो जब आप एट द सेम टाइम सिस्टम पे काम नहीं कर रहे तो वहां पर आप पेट्रोलियम से की बजट से मैनेज करके या किसी भी और फॉर्मूले से ये 2000 अरब रुपए उतार भी लें तो 1 साल के बाद तो ये 1000 अरब रुपए दोबारा इकट्ठा हो जाएगा सर सर्कुलर डेट की मद में। भाई पहले मैंने आपसे यही अर्ज किया है और शाहिद भाई ने भी मेरी बात की तायद की है, लेकिन मसला ये है कि ये हम जो सेक्टर्स में छोटी छोटी चीज़ें, जो बड़ी अहम चीज़ें हैं, छोटी से ये मुराद नहीं कि गैर अहम हैं, उनके ऊपर बहस कर रहे हैं। हमारा एक मजमूई आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे इस प्रोग्राम के दौरान आपने हमारे 15 मिनट ज़ाया किए वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने में, जिनमें उन्होंने कोई काम की बात नहीं की। कम से कम मेरा वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ। वो बात करते हैं टिड्डी दल की। यार कोई वज़ीर साहब को ये समझा दे कि टिड्डी दल की वार्निंग तो 1 साल पहले पिछले जून में हुई थी और हुकूमत को इमरजेंसी डिक्लेयर करने में 6 महीने लगे। क्यों? फिर जनवरी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली, उसके बाद भी 3 महीने लगे, जो कि हुकूमत कोई नीम मदहोशी की हालत में है। वो भाई खुदा का खौफ करें, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और अब आप वजीर साहब ये समझा रहे हैं कि जी 10 जहाज़ हमने ले लिए और हमने कुछ थोड़े से इक़दाम किए और हमने एक नई एजेंसी बना ली। इस तरह की लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। आप किसी सेक्टर में भी जाएं, ये जो होता है ना कि लोगों को कायल करने की कोशिश होती है हुकूमती एहलकारों की और ख़ासतौर पे वज़ीर इत्तलात की, कि वो सामने आ जाते हैं, और ये इस तरह की बात जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। टिड्डी दल के ऊपर पिछले हफ्ते फ़खर इमाम साहब, जिन्हें हाल ही में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वज़ीर खुराक की, पहली दफ़ा उन्होंने आके ईमानदारी की एक स्टेटमेंट दी है और एक डिटेल में तफसीली बात की। 11 महीने में किसने की है? मुझे कोई एविडेंस बता दें कि तफसील से बात की हो कि जी मुल्क के 60% अजला में टिड्डी दल का हमला है। तो बात यह है कि आप मामलात को समझने को तैयार ही नहीं है। फिर सियासी सिचुएशन आपने इतनी बिगाड़ दी। अभी
वजीर इत्तलाआत को कोई पूछे कि भाई ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में जो उन्होंने फरमाया कि जी वो ब्राह्मण और शूदर और ये और वो, कल को ऑपोजिशन 4 लफ्ज उनके हुकूमत के लीडर्स के बारे में कहेगी तो उन्हें कैसे रोकेंगे? या हमारी किस्मत में यही रह गया है कि पार्टियां और लीडर्स आपस में बिल्कुल सही है सर, ये अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, मुसीबतें हैं, उनका कोई हल और मैं ये वजाहत भी करता चलूं कि मैंने जो शुरू में कहा था कि हम दूसरे मौजू पर भी बात करेंगे एनर्जी के साथ साथ, वो मैंने स्टेट बैंक की जो कोरोना की मईशत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है उस पर भी हम बात नहीं कर सके क्योंकि हमें अगेन वही बात जो हमें लाइव जाना पड़ा, हमारा वक्त हो गया। लेकिन कल इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया कि रुपया गिर सकता है, रुपया गिर गया तो बजट मुतासर हो सकता है, फिर कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, तो बहुत सारे खदशात का इज़हार इस रिपोर्ट में किया गया है जो स्टेट बैंक ने जारी किया है। तो कल के प्रोग्राम में इस पर बात कर लेंगे। आज के लिए बहरहाल तमाम मेहमानों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।